एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ योर चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। दिस इज़ अ पार्ट 6 एंड द लास्ट वीडियो, क्वाइट बी लॉन्ग। इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल में इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है। फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को रोकने के लिए कॉपरेशन कितने हद तक यूज़फुल रहता है वो किया है हमने। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी कर ली है और हमने साथ ही साथ एक और चीज़ कर ली है, दैट इज़ हमारा जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट था और जो भी अपडेट्स आए थे टेररिज्म के फील्ड में। अब हम लोग कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग कुछ वेज देखेंगे किस तरीके से जो है हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, स्पेशली नॉन ट्रेडिशनल वाली। प्लस हम लोग करने वाले हैं इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, इंडिया की अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने की क्या स्ट्रैटेजी है, राइट। सो आपको पता है ना, आपको इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी पीडीएफ जो मैंने ये बनाई हुई है एज इट इज़ आपको पीडीएफ मिल जाती है ऑन द टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो द अपडेट्स एवरीथिंग। तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे जब हम कोऑपरेशन के थ्रू, जब आपस में कंट्रीज मिलकर जो है करेंगे तो होगा, राइट। प्लस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन वाला जो चैप्टर हमने किया था, किस चीज़ को माइंड में रख के किया था कि हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये जो आपकी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बुक में है, इसके अंदर हम कहेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अभी तक आपको डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा, नहीं पता है तो आप जो है प्रीवियस पार्ट में आप देखिए। सो अवॉइड मिलिट्री फोर्स टू सेफगार्ड द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अगर आप नॉन ट्रेडिशनल, सबसे पहली जो ये स्ट्रैटेजी कह सकते हैं या मेथड कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको मिलिट्री फोर्स का कम से कम यूज़ करना है अगर आपको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से डील करने के लिए जो है वो हमें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है हमेशा। मान लीजिए आपकी कोई पेंडेमिक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कोविड-19, तो क्या आप अपनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करेंगे। मान लीजिए चाइना वॉज अ कंट्री ऑफ द रीजन, तो क्या सारी कंट्रीज चाइना पे जो है मिलिट्रिकली अटैक कर देंगी? दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एट द एंड द ओनली सॉल्यूशन, स्पेशली नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ग्लोबल हो गया, हंगर हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गए, उन सबका एक ही है कि यू हैव टू डू द कोऑपरेशन, राइट। कभी कभी येस मिलिट्री फोर्स जो है एक रोल प्ले करती है टेररिज्म को हटाने के लिए या फिर ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, बट लाइक बहुत ही लिमिटेड रोल है मिलिट्री का। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो कि ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत फोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट देयर ऑल्सो देयर इज़ अ लिमिट कि आप फोर्स जो है कब तक अचीव कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ इश्यूज़ जैसे पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन को मेंटेन करना है, रेफ्यूजी मूवमेंट हो गई, एपिडेमिक्स को कंट्रोल करना है, वहाँ फोर्स यूज़फुल नहीं होगा। वहाँ पे यू हैव टू कोऑपरेट, आपको कोऑपरेशन होगी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो रेफ्यूजीज़ को हम दोनों कंट्रीज़ मेंटेन कर पाएंगे, राइट। पॉवर्टी है तो सभी मिलकर काम करेंगे पॉवर्टी की तरफ। तो एंड इवन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हैं तो मैटर्स वर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने, दिस इज़ अ 2022 वीडियो, आपने सुना होगा श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट थे, बिकॉज ऑफ द पीपल दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस एंड इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ उन्होंने फ्यूल के प्राइसेस पर जो है दे वर प्रोटेस्टिंग, तो उन्होंने एक्चुअली में उस प्रोटेस्ट का जवाब जो है या पॉवर्टी का जो जवाब है वो किससे दिया? मिलिट्री फोर्स से, कि उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स लगाकर उन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। द मैटर्स, इससे जो है सिचुएशन और ज़्यादा ही ख़राब हो गई, राइट। एंड पूरे जो है प्रोटेस्ट में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे या जो प्रेसिडेंट थे, उनके घरों को आग लगा दी गई एंड इन दोनों को जो है वो अपनी कंट्री से भागना पड़ा। तो कई बार जो है मैटर्स वर्स भी हो जाते हैं, तो स्पेशली जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात आए तो मिलिट्री फोर्स को अवॉइड ही करना चाहिए। प्लस और ज़्यादा हमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, मान लीजिए यूएसए है, इंडिया है, रशिया है, अदर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, इन सबको आपस में मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए और स्ट्रैटेजीज़ जो है बनानी चाहिए कि कैसे हमें इसे जो है कम्बाट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है सिक्योरिटी थ्रेट्स को। अब देखिए, जो कोऑपरेशन है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। बाईलेटरल मतलब जो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, बाईलेटरल कोऑपरेशन मीन्स दो साइड से। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से। रीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने वाली। अभी हमने रिसेंटली आपने जो है चैप्टर किया हुआ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसकी वीडियो इस चैनल पे भी अपलोड है, वो सारे यूरोपियन यूनियन, आशियान, ये सारी क्या थी? रीजनल कोऑपरेशन का एग्जांपल था। एक पर्टिकुलर रीजन के लोग कोऑपरेट करते हैं, जैसे यूरोप के लोगों ने कोऑपरेट करके यूरोपियन यूनियन बनाया, साउथ ईस्ट एशियन के लोगों ने आशियान बनाया,
फिर आपका जो है साउथ एशिया के लोगों ने सार्क बनाया। तो ये रीजनल ग्रुपिंग्स है, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं रीजनल कॉपरेशन का, सो यू शुड नो। उसके बाद कॉन्टिनेंटल मीन्स पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लोग, लाइक फॉर एग्जांपल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो साथ में कॉपरेट करें, अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो साथ में कॉपरेट करें। तो इस तरीके से ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल पेंडेमिक आया था तो एक बना था गावी करके, ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन, राइट। तो इट वॉज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज जो कि अफोर्ड कर सकती हैं वैक्सीन को। यू कैन इवन कोट दीज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। दैट इज़ आई एम सेइंग कि जितना आप एग्जाम्पल्स अपने कोट करेंगे अपनी आंसर शीट में, उतने आपके हाईएस्ट मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द पॉलिटिकल साइंस। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट इन अ लेक्चर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन द PDF. That is why I say first just see the video, even if you are seeing it at a very high speed, even if you are seeing while eating, but first listen to the things up and then try to read it out. Okay. So वो डिपेंड, अब आपकी कैसी जो है ये ग्रुपिंग रहेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ थ्रेट क्या है, प्लस आपकी जो कंट्रीज़ हैं वो कितना रिस्पॉन्ड करना चाहती है, कितना इस कॉपरेशन में इंटरेस्टेड है। मान लीजिए सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली बायलैटरल ही कॉपरेशन करेंगे ना, बिकॉज नेचर ऑफ थ्रेट है, कोई और कंट्री आके तो उसके अंदर नहीं कर सकती है। तो यही है। प्लस कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में अदर प्लेयर्स भी होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है। जैसे आपकी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ हम कॉपरेट करके कोई काम करें। मान लीजिए पॉवर्टी हटानी है, तो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ वहीं पर हैं, सॉरी लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ वहीं पर हैं। तो वो लोग जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कॉपरेट करके काम कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कोई पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, WHO के साथ मिलकर वैक्सीन का कोई फ्री प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से NGOs के साथ मिल सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, प्राइवेट फाउंडेशन है, चैरिटीज़ हैं, चर्च है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है खड़े हो सकते हैं इन लोगों के साथ मिलकर। कुछ बिजनेसेस कॉर्पोरेशन का कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ भी रही हैं, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, तो इनके साथ मिलकर भी कोलैबोरेट करके वी कैन डू द कॉपरेशन एंड इंश्योर दैट। अब देखिए कॉपरेटिव जो सिक्योरिटी है, कभी कभी इसके अंदर यूज़ ऑफ द फोर्स भी अलाउड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूज़ ऑफ द फोर्स कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें फोर्स का यूज़ करना पड़े, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट, जो कि मैंने आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की कॉपरेशन में भी बताया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो कि लगातार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारी जा रही है। मान लीजिए उस कम्युनिटी का नाम वाई कम्युनिटी है, उन्हें पसंद नहीं है, दे आर कॉन्टीन्यूसली किलिंग द पीपल आउट ऑफ दैट। सो देन जब वो नहीं रुक रही है, अपनी कंट्री में लोगों के साथ ऐसा कर रही है, तो देन फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी मिलिट्री भेजनी पड़ेगी टू रिमूव या फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। एज अ लास्ट रिसोर्ट जब हमने कॉपरेशन करके भी देख लिया, उससे बायलैटरली बात करके भी देख ली उस कंट्री से, जब वो कंट्री नहीं मान रही है, देन वी कैन यूज़ द फोर्स, राइट, क्योंकि वो खुद की कंट्रीज़ को मार रही है या फिर उनकी कंट्री में जो है पोवर्टी, डिजीज़, कैटास्ट्रॉफ आया जा रहा है, वो उसकी तरफ कुछ देख नहीं रही है। देन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए टेररिस्ट हैं, ठीक है, टेररिस्ट हैं कंट्री में। अब टेररिस्ट के पास इतने सारे हथियार होते हैं, इतने सारे बॉम्ब होते हैं, क्या हम लोग उससे कॉपरेशन कर सकते हैं? बहुत ही हाईली अनफेथफुल या फिर हम कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी डील नहीं रहेगी कॉपरेशन। तो उसके लिए तो हमें वायलेंस का यूज़ करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें टेररिस्ट को रोकना है। तो कभी कभी वी हैव टू यूज़ द फोर्स, अगर कोई कंट्री नहीं मान रही है तो, राइट, टू स्टॉप देम। ओके, नाउ देखिए जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, लेकिन जब आप फोर्स यूज़ करें तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, फोर्स तब ज़्यादा बेटर होता है जब उसको सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर ग्रुपिंग में करती है, रेदर देन एन इंडिविजुअल कंट्री, ठीक है। अगर एक कंट्री किसी कंट्री पे फोर्स दिखाएगी तो ये हरासमेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर सारी कम्युनिटीज़ मिलकर किसी एक कंट्री पे फोर्स यूज़ करिए बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द ह्यूमन राइट्स और दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, देन इट लुक्स मोर फेयर कि हाँ सभी इस चीज़ पे एग्री करते हैं, दिस इज़ नॉट ए यूनिलेटरल मूव, इट्स अ यूनानिमसली जो है उन्होंने लिया है, तो तब ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट लगता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इंडिया जो है दोनों ही थ्रेट से डील करता है, ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट्स भी हैं हमारे को एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं हमारी सिक्योरिटी में। इंटरनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम रहती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं और वो चेंज होते रहते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल्सो इट बिकम्स अ स्टार क्वेश्चन, राइट, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंपोनेंट है
कि हम लोग अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से डील करना पड़ता है, तो हम लोग अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डे बाई डे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा इन द न्यूज़, ईच एंड एवरी डे वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। और हम लोग नए नए जो है रफाल जेट या फिर और भी मिग एयरक्राफ्ट या फिर और अदर एयरक्राफ्ट जो है, अपोची हेलीकॉप्टर, ये सब हम लोग जो है ला रहे हैं इंडियन डिफेंस में डे बाई डे। क्योंकि एक है कि हमारा जो नेबरहुड है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट देता है। क्योंकि आप देखिए इस साइड से आपका पाकिस्तान है, राइट, दिस इज़ द इंडिया। इस साइड से आपको पाकिस्तान से थ्रेट है, ठीक है। इधर से आपका चाइना का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, यहाँ नेपाल है, नेपाल इज़ लेस थ्रेटनिंग दो, लेकिन यहाँ से चाइना का भी बॉर्डर है। तो अगर हमारा थ्रेट देखेंगे आप तो 2 फ्रंटल वॉर है, दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं। सो अगेन इस सिचुएशन के कारण हम लोग ट्रेडिशनल थ्रेट जो फेस करें, इसलिए हमें पूरी मिलिट्री को हमेशा तैयार रखना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है कि एनी चांस एनीथिंग वुड हैपन, सो वी आर वेरी बेटरली प्रिपेयर्ड। और इसीलिए हमने सबसे पहला कंपोनेंट किया है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से खुद को बचाने के लिए हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करना चालू कर दिया। आप सब जानते भी हैं कि हमने ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे वॉर भी लड़े हैं अपने जो है नेबर्स के साथ। 1947, 1948 कश्मीर वॉर, 1965 में भी हमने इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ा है, 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए हमने वॉर लड़ा था, 1999 में कारगिल वॉर लड़ा है, प्लस हमने चाइना के साथ भी एक वॉर लड़ा है 1962 में। तो बहुत सारी जो है सिक्योरिटी थ्रेट रहते हैं। हम लोग पूरे जो है चारों तरफ से जो है न्यूक्लियर पावर्ड आर्म्ड कंट्रीज़ के साथ जो है डील कर रहे हैं। एंड इसीलिए इंडिया का जो डिसीजन था न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का 1998 में, वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसी टर्म्स पे जस्टिफाई किया था कि हम लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट को फेस कर रहे हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो, अगर आपने नहीं सुना होगा, कि जब हम इंडिया जो है जब न्यूक्लियर टेस्ट करा था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने सेक्शंस इम्पोज कर दिए थे इंडिया के ऊपर। एंड यूएस जैसी कंट्रीज़ जो है वो अगेंस्ट हो गई थी इंडिया के, बिकॉज P5 मेंबर्स को क्या चाहिए था कि सिर्फ P5 मेंबर्स रहें, NPT ट्रीटी है ना, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। तो इंडिया ने उनके डिसीजन के अगेंस्ट गए, तो उन्होंने यही जस्टिफाई किया था कि हमारा रीज़न, हमारे पास वैलिड रीज़न है टू डू दैट, बिकॉज हम लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डील कर रहे हैं पाकिस्तान से भी एज वेल एज चाइना से भी। एंड सबसे पहला न्यूक्लियर डिवाइस उन्होंने 1974 में ही अपना सेट कर दिया था। तो ये दोनों से जो है, ये दोनों में आप देखिएगा सबसे पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट हुए, लेकिन फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कब हुआ 1974 में। तो इन दोनों लाइंस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है कि भाई हमने अपने आप को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से बचाना है। सेकेंड कंपोनेंट हमारा ये रह जाता है कि हमें अपने इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट बचे। देखिए वन ऑफ द कंपोनेंट या वन ऑफ द स्ट्रैटेजी हमने की थी सिक्योरिटी इंश्योर करने की, इज़ द कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, है ना। तो बस ये उसी दिशा में जा रहा है, उसी की तरफ वर्क कर रहा है कि जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रूल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लोग उन्हें फॉलो करेंगे, जितना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से जो है हम लोग डील कर पाएंगे, राइट। इसके अंदर जो है आपके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको सेपरेट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने क्या किया। तो फर्स्ट है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एशियन सॉलिडरिटी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्ममेंट एंड यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने एशियन सॉलिडरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, नाम बनाया था, मीटिंग्स की थी। डीकोलोनाइजेशन के लिए भी बाकी सारी, जब हम आज़ाद हो गए थे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे वर नॉट got a freedom struggle, got the freedom, so we also encouraged them, motivated them. Disarmament में हमेशा बिलीव करते थे। डिसआर्ममेंट ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस पार्ट बता चुकी हूँ व्हाट इट रियली मीन्स। यूनाइटेड नेशंस जो है उसको भी और ज़्यादा, इंडिया हमेशा से इस चीज़ के फेवर में रहा है कि यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो जो है इस तरीके से बैलेंस कर पाएँ जो है हमारा जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, US डोमिनेटेड, या फिर बाइपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, US एंड चाइना डोमिनेटेड। सो या प्लस हमने जिस फील्ड में काम किया इंटरनेशनल नॉर्म्स में, हमने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT ट्रीटी का आपने सबको पता ही होगा, जिसमें इट वाज सेइंग जो P5 मेंबर्स के पास रहेगा। इंडिया ने ये कोशिश की है कि नॉन प्रोलिफरेशन टाइम को जितना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो पाए उतना वो बना पाए कि ताकि सभी कंट्रीज़ को सेम राइट एंड सेम ड्यूटीज़ हों जब बात आती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर। तो ऐसा ना हो कि कुछ कंट्रीज़ आगे हैं। प्लस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी उन्होंने जो है रखा था सामने। किसी ने नाम वाला चैप्टर किया है, एक्चुअली इट हैज़ बीन कट, बट आपका जो चैप्टर नंबर 1 था कोल्ड वॉर एंड नाम,
उसके अंदर ये था, तो उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके अंदर एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर रखा था, राइट। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट यूज़ किया, जो 2 सुपर पावर्स थी तब, तो इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू नो ना। इंडिया दोनों का ही पार्ट नहीं था। इंडिया ने अपना थर्ड ब्लॉक बनाया था नॉन अलाइनमेंट, जो कि बेसिकली था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी इन ईदर ऑफ द 2 ब्लॉक्स, वी आर गोइंग टू बी द सेपरेट एंटाइटीज, वो दोनों में से किसी की भी साइड नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की इंटरनेशनल फ्रंट पे। प्लस इंडिया ने 160 कंट्रीज़ को ज्वाइन किया। उन्होंने 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल साइन भी कर दिया है और रेटिफाइड भी कर दिया है। ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये बेसिकली जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों के साथ है। इसका मीनिंग ये है जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसके एमिशंस को हम लोग कम करें, राइट। प्लस इंडियन ट्रूप्स जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर भी जो है अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जहाँ पर भी वायलेंस रहता है, वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए इंडियन ट्रूप्स जो है वो यहाँ से जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, और दूसरी कंट्रीज़ में जो है पीस इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल फ्रंट में हमने इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं अपनी जो है स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। थर्ड कंपोनेंट हमारा ये रहता है कि जो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैलेंजेस हैं उससे हम डील करें, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो अब हो गया, अब इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे को फेस करने को मिलती है विद इन द कंट्री। ऑलरेडी जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं किया, पहले आप प्रीवियस पार्ट्स कीजिए, एंड हो सके तो आप इसके सारे पार्ट्स जो है सीरीज़ में ही देखें। तो जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी रहती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से हम कैसे डील करते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से सेपरेट होना चाहती है, वी आर फेसिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, यू नो, तो उन्हें भी आपको डील करना पड़ता है। जैसे काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट मतलब जो वायलेंस, जिनके पास हथियार हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं आर्मी यू नो लोगों के हैं, बट एक्चुअली दे आर इन द सपोर्ट ऑफ यूजिंग वायलेंस टू मेक द डिमांड्स फुलफिल, राइट। तो जो है ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब, कश्मीर, ये कुछ इनके अंदर थे जो कि जो है चाहते थे कि वो इंडिया से अलग हो जाए, बट इंडिया ने अपनी नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश की। कैसे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम लाकर, जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो फ्री थे, वो अपनी शिकायतें सामने ला सकते हैं, उन्हें भी पॉलिटिकल पावर को शेयर करने का मौका मिला, उन्हें जो है एक से मिला गवर्नमेंट में, उन्हें जो है उनके प्रपोर्शन ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग वो उन्हें मिली। यही आज रिजल्ट है कि नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब, कश्मीर जैसी स्टेट्स जो है वो आज इंडिया के पास हैं, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो वी हैव सक्सीडेड इन दैट रियली वेल। नेक्स्ट, प्लस अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने कोशिश की है कि वो अपनी इकोनॉमी को इस वे में डेवलप करें कि बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर उठें, उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना आए। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने वाले हैं, इक्विटेबल डेवलपमेंट करने वाले हैं कि डेवलपमेंट तो हो बट ऐसा ना हो कि रिच हो जाए और पुअर हो जाए। तो ये हमारी एक अटेम्प्ट रहती है। वी नॉट सेइंग दैट आई हैव डन इट और सॉरी वी हैव डन इट, बट वी आर सेइंग देयर इज एन अटेम्प्ट, ठीक है, हम अटेम्प्ट करें, हमारी कोशिश ये है। बट यहाँ पर जो है अटेम्प्ट सक्सीड नहीं हुआ है, वही मैंने बोला कि इसलिए मैंने बताया आपको कि इट इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट, जो कि अभी तक ये इस फ्रंट पे हम इतने ज़्यादा सक्सीड नहीं हुए। आज भी हमारी जो है वेरी पुअर कंट्री है, पॉवर्टी है हमारी कंट्री में, अनइक्वलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, कंसंट्रेशन जितनी भी वेल्थ की है ऑलमोस्ट फ्यू सिटीजन्स के पास है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो एक फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि जो वॉइस ऑफ द पुअर हैं, डिप्राइव सिटीजन्स हैं, वो एक्चुअली में बाहर उठकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पुअर हैं या डिप्राइव सिटीजन्स हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ली, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है जिसके अंदर हर एक जने को बोलने का हक है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर एबल टू एटलीस्ट बी ऑन द फ्रंट कि हम उनके डिमांड सुन पाए। कितना हम डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं अभी हम उतना नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि एक तरीके का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में प्रेशर होता है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी लेके चलनी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन बी चेंज, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यू कैन बी चेंज, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फुलफिल द डिमांड्स इफ़ यू हैव टू बी इन द पावर, क्योंकि पावर इज इक्वल टू पीपल है, तो पीपल को खुश रखेंगे तभी होगा, एंड पुअर मेक अ ह्यूज वोट बैंक, राइट। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी एक सिक्योरिटी का भी मेथड है हमारे लिए, है ना, सिक्योरिटी का भी एक मेथड है। इस तरीके से हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पा रहे हैं। कौन सी वाली? नॉन ट्रेडिशनल। बार बार आई एम टेलिंग यू ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए, एंड देन यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, राइट। So the end. So finally, congratulations to all of you. We have done the security in the contemporary world chapter. Now we'll see the next chapter.
हम लोग करेंगे। अब हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया जो कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर है। वेरी सून वी आर गोइंग टू डू इट। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बट even if it is easy, even if it is hard, you should give a equal concentration. It depends upon you, right? What you feel is easy and what you feel is hard. So that's it for the day, and have a nice day. Hope you're going to do well. So thank you so much. Notes will be available on my Telegram channel. So bye bye. Take care.